आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि फिल्म द केरल स्टोरी तमाम विवादों, विरोध प्रदर्शनों और प्रतिबंधों के बावजूद कैसे बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई है। यह हमारा आज का सबसे अलग विश्लेषण होगा, जिसमें हम आपको यह बताने वाले हैं कि इस फिल्म की सफलता नए भारत के बारे में क्या कहती है। लेकिन सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां आज इस फिल्म पर वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिबंध लगा दिया और इस दौरान उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, उन्होंने ये कही कि इस फिल्म पर बैन लगाने का फैसला कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि राज्य सरकार को ऐसी आशंका थी कि इस फिल्म को दिखाने से वहां हिंसक घटनाएं हो सकती हैं और इसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे भी भड़क सकते हैं। दूसरी बात बताऊं उससे पहले आप ये सोचिए कि इस फिल्म को भारत के सेंसर बोर्ड ने पास किया है। इस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्लियरेंस दे दिया है, उन्होंने भी इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया। केरल हाई कोर्ट ने भी अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन ममता बनर्जी को फिर भी इस फिल्म पर आपत्ति है। दूसरा, उन्होंने इस फिल्म की कहानी को मनगढ़ंत कहानी बताया है और कहा है कि जैसे द कश्मीर फाइल्स के जरिए मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया था, ठीक उसी तरह से यह फिल्म भी एक खास धर्म के खिलाफ नफरत से भरी हुई है। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अब कुछ लोग बंगाल फाइल्स जैसी फिल्म बनाने की योजना भी बना रहे हैं। तीसरा, उन्होंने केरल की सीपीएम सरकार के प्रति नाराजगी जताई और कहा कि जो काम केरल की लेफ्ट पार्टी की सरकार को करना चाहिए था, वो काम उन्हें यहां बंगाल में करना पड़ रहा है। यानी उनका मतलब है कि केरल की सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। और एक और बात उन्होंने कही कि इस तरह की तमाम फिल्मों के पीछे बीजेपी के लोग शामिल हैं। उन्होंने क्या कहा, अब आप खुद अपने कानों से सुनिए। इस फिल्म के खिलाफ केरल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन अदालतों ने इन याचिकाओं को सही नहीं माना और इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने शायद इस फिल्म में मुस्लिम तुष्टीकरण की खुशबू सूंघ ली थी और इसलिए वो इस फिल्म पर बैन लगाने वाली पहली मुख्यमंत्री बन गई हैं और ये उन्हें आगे चलकर चुनावों में काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्यों अकेले पश्चिम बंगाल में ही ममता बनर्जी को ही इस फिल्म से समस्या है, उसका कारण आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की 9 करोड़ की आबादी में लगभग 2.5 करोड़ यानी 27% आबादी मुसलमानों की है और शायद इसीलिए ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। तो देखिए, इस देश के नागरिक एक हैं, इस देश में एक ही संविधान है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, फिर भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग नेताओं की सोच बिल्कुल अलग अलग है। द केरल स्टोरी नाम की यह फिल्म केरल में रहने वाली उन 3 लड़कियों के जीवन पर आधारित है जो लव जिहाद का शिकार हुई और इसके बाद उन्हें इस्लाम धर्म अपनाकर आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल करा दिया गया। बड़ी बात यह है कि जहां पश्चिम बंगाल में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया, वहीं मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश सरकार अब इस फिल्म पर एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लेगी और कोई भी राज्य सरकार जब अपने प्रदेश में किसी फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो उसका मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में, थिएटर्स में जाएं। इस तरह आप देख सकते हैं कि एक ही फिल्म है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और उन्हें लगता है कि यह फिल्म लोगों में नफरत फैला सकती है और इससे दंगे हो सकते हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहां की सरकार को लगता है कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना चाहिए और उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। पिछले सिर्फ 3 दिनों में द केरला स्टोरी 35 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। यह किसी भी हिसाब से बहुत अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। आप देखिए, शुक्रवार को 8 करोड़, शनिवार को 11 करोड़ और रविवार को 16 करोड़। और आपने देखा होगा कैसे हर दिन इस फिल्म की कमाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये क्या बताती है? आज जो विश्लेषण हम करने वाले हैं और जो कर रहे हैं इस समय, वो यही तो है। द केरला स्टोरी की सफलता क्या बताती है? ये जो कलेक्शन बढ़ रहा है, ये क्या बताता है इस नए भारत के बारे में, भारत की जनता के बारे में? क्या ये तमाम एडवर्टाइजिंग एजेंसियों की हार नहीं है? क्या ये तमाम फिल्म क्रिटिक्स की हार नहीं है? क्या ये तमाम ऐसे लोगों की हार नहीं है जो इस फिल्म को रोकना चाहते थे? द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी थी और इस फिल्म में
केरल में हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उन्हें आईएसआईएस में शामिल करने की कहानी है। दोनों में समानताएं देखिए। रिलीज के समय कश्मीर फाइल्स का भी देश के खास वर्ग और विपक्षी नेताओं ने कड़ा विरोध किया और इस फिल्म को भी जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, जैसे कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ था। और पश्चिम बंगाल में तो इस पर बैन ही लग गया है और इन दोनों ही फिल्मों के खिलाफ अदालतों में न जाने कितनी याचिकाएं लगाई गई, लेकिन फिर भी ये फिल्में रुकी नहीं। इसके अलावा दोनों फिल्मों की कहानी, उनकी सत्यता, आंकड़ों और रिसर्च पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि कहानी ही झूठी है, आंकड़े गलत है। कहा गया इन फिल्मों में जो कुछ दिखाया गया है हकीकत में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ना तो आंकड़े सही हैं, ना फिल्म सही है, ना कहानी सही है। और इन दोनों ही फिल्मों को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया गया। ये तो फिल्म ही नहीं है, ये तो एक प्रोपेगेंडा है, ये तो एक सरकारी प्रोपेगेंडा है। और दोनों फिल्मों को देश के बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स ने, जो फिल्म आलोचक होते हैं, जो बताते हैं आपको कि कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी खराब, ऐसे फिल्म क्रिटिक्स ने बहुत बुरी फिल्म करार दिया। किसी ने इन्हें 5 में से आधा स्टार दिया तो किसी ने इन्हें 0 रेटिंग दी। आज उन सारे फिल्म क्रिटिक्स ने अपनी विश्वसनीयता हमेशा के लिए खो दी है। ये अभिव्यक्ति की आजादी को अपने घर की दासी बनाकर रखने वाले विपक्षी दलों और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की जबरदस्त हार है, जो अब तक ये तय करते थे कि वो बताएंगे कौन सी फिल्म अच्छी है, वो बताएंगे क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। और ये उन तमाम फिल्म क्रिटिक्स की जबरदस्त हार है जिन्होंने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर नकार दिया था। हो सकता है आने वाले समय में लोग इस तरह के फिल्म क्रिटिक्स पर, ऐसे विपक्षी नेताओं पर, ऐसे बुद्धिजीवियों पर हमेशा के लिए विश्वास करना बंद कर दें और ये लोग जिन फिल्मों को शानदार बताएंगे, उन्हें अच्छी रेटिंग देंगे, लोग शायद उन फिल्मों को देखना बंद कर देंगे। और जिन फिल्मों को ये बेकार बताएंगे, ऐसी फिल्मों को देश के लोग अपने सिर आंखों पर बैठा लेंगे। अब हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन में लेकर चलेंगे, जहां आज पहलवानों के साथ साथ किसान भी आ गए। आपने जय जवान जय किसान का नारा तो सुना ही होगा, और वहां अगर जो ये कॉम्बिनेशन है पहलवानों और किसानों का, असल में वहां जय किसान जय पहलवान का नारा गूंजना चाहिए था आज, लेकिन इस नारे के गूंजने की बजाय आज वहां एक और नारा गूंज रहा था और वो था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और इस नारे के साथ खिलाड़ियों का यह मंच पूरी तरह से एक राजनीतिक मंच बन गया, जिसमें मोदी का विरोध करने वाले लोग अब अपने अलग अलग दांव पेच खेल रहे हैं। अब ये दंगल इन पहलवानों का नहीं रहा, इसे किसी ने टेक ओवर कर लिया है। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जहां आज पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने किसान आ गए और किसान संगठनों के जो नेता और कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए। और इस दौरान इन लोगों ने यह भी कहा कि अब यह आंदोलन इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा, अब यह आंदोलन किसान आंदोलन की तरह ही लंबा चलेगा, ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब आप देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये असल में विरोध प्रदर्शन जो था, धरना जो था, ये तो खिलाड़ियों का था, लेकिन अब यहां कुछ और लोग ही आ गए हैं, आप भी देखिए। तो वहां दिल्ली पुलिस ने काफी बैरिकेड्स लगाए हुए थे क्योंकि वहां लोगों के जाने की इजाजत नहीं थी। अब आप यहां पर देखें, इन लोगों ने पहले बैरिकेड्स को तोड़ा, उसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया और फिर उन बैरिकेड्स पर पैर रखकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए जा रहे हैं। यहां अगर आप समझने की कोशिश करें, ये बैरिकेड्स किस चीज के सूचक हैं? ये बैरिकेड्स पुलिस के सूचक हैं, ये बैरिकेड्स सरकार के सूचक हैं, ये बैरिकेड्स कानून व्यवस्था के सूचक हैं। और ये लोग इन बैरिकेड्स को अपने पैरों में कुचलकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह किसान आंदोलन के दौरान हमने हर कानून तोड़ा, हमने कानून को अपने पैरों के नीचे लाकर रख दिया, वैसे ही हम इस बार भी करने वाले हैं। कानून का अपमान कैसे हो रहा है आप देख सकते हैं। पिछले महीने की 23 तारीख को जब यह आंदोलन शुरू हुआ था, तब इसमें मुख्य रूप से 3 बड़े पहलवान शामिल थे और ये पहलवान थे बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। इन तीनों का हम बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि तीनों ने देश के लिए बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, देश का नाम रोशन किया है। हमारा और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था जब ये खिलाड़ी हमारे लिए मेडल लेकर आए थे, इसलिए हमें इनका सम्मान तो करना ही चाहिए। HS डायस नाम के एक व्यक्ति
इस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर 2 फ्लैट्स में रहते थे। उनके पास 2 फ्लैट्स थे इस बिल्डिंग में। लेकिन बाद में वर्ष 1944 में ये दोनों फ्लैट्स बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी ने अपने कब्जे में ले लिए और तब ये फ्लैट्स डीएस लॉर्ड को सौंप दिए गए, जो उस वक्त सिविल सेवा विभाग में एक सरकारी अफसर थे। यानी अंग्रेजी सरकार के अफसर थे और अंग्रेजों की सरकार ने इस बिल्डिंग को लेकर अपने एक अफसर को इसे दे दिया रहने के लिए। इसके बाद वर्ष 1946 में अधिग्रहण के इस फैसले को वापस भी ले लिया गया और बॉम्बे के तत्कालीन कलेक्टर ने एक आदेश जारी करते हुए डीएस लॉर्ड को यह फ्लैट खाली करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया और फिर यह पूरा मामला कई दशकों तक कानूनी लड़ाई में उलझा रहा। आजादी से पहले और आजादी के बाद डीएस लॉर्ड को यह फ्लैट खाली करने के लिए कई नोटिस दिए गए, लेकिन वो लगातार इन्हें नजरअंदाज करते रहे और फिर वर्ष 1952 में उनके वकील ने सरकार को बताया कि इस फ्लैट पर डीएस लॉर्ड का ही कानूनी हक है और वो इसे खाली नहीं करेंगे। हालांकि विवाद के बाद डीएस लॉर्ड इन फ्लैट्स का किराया देने के लिए राजी हो गए और फिर वर्ष 1961 से 1986 तक उन्होंने बिना किसी विवाद के किराया दिया भी। लेकिन फिर 1987 में, सोचिए तिथियों पर ध्यान दीजिए, 1987 में इन दोनों फ्लैट्स को खाली कराने के लिए अदालत में फिर से एक याचिका दायर हुई और इस बार यह याचिका एचएस डियाज की बेटी अलाइस डिसूजा ने दायर की, क्योंकि उनके पिता का तब तक देहांत हो चुका था। यानी जो प्रॉपर्टी पिता की थी, अब बेटी उस प्रॉपर्टी को लेना चाहती थी। उसने अदालत में याचिका दर्ज की। देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मिसेस डिसूजा की, 93 साल की, इन्हें अब जाकर न्याय मिला है। इसके बाद यह मामला कई वर्षों तक अदालत में रहा और एक नई याचिका पर सुनवाई के बाद 1910 और 1911 में इन फ्लैट्स को खाली कराने का एक नया आदेश आया और तब तक डीएस लॉर्ड और उनके बेटे का भी देहांत हो चुका था। यानी जिन्होंने कब्जा रखा था उनका भी देहांत हो गया। 2011 में आए फैसले के खिलाफ डीएस लॉर्ड के पोते ने अब हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद अब जाकर 2023 में अदालत ने फैसला दिया और कहा कि ये दोनों फ्लैट्स जिन पर वर्ष 1946 से डीएस लॉर्ड के परिवार का कब्जा था और इन्हें अब खाली करके इस फ्लैट के जो असली मालिक हैं उन्हें दे दिया जाए, मिसेस डिसूजा को दे दिया जाए, जिनकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। अब आप सोचिए, अब महाराष्ट्र की सरकार को 8 हफ्तों के अंदर इन दोनों फ्लैट्स को खाली कराकर ये कब्जा इन्हें देना है। हैरानी की बात यह है कि जब इन फ्लैट्स पर कब्जा हुआ तब अलाइस डिसूजा सिर्फ 16 साल की थी और आज जब उन्हें इंसाफ मिला तो वो 93 वर्ष की हो चुकी हैं। 16 साल की थी जब कब्जा हुआ, अब जब वापस मकान मिला है तो 93 साल की हो चुकी हैं। यानी संपत्ति के इस मामले का निपटारा करने में हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था को, अदालतों को 80 साल लग गए।